हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। और आज चलते हैं अपनी वीडियो नंबर 7, जिसमें हमारे साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर चल रहा था। देखिए, वीडियो नंबर 6 में हमने साइंटिफिक टेक्निक को स्टार्ट किया था, जिनमें हमारी 2 टेक्निक्स कंप्लीट हो चुकी थी। आज वीडियो नंबर 7 में हम साइंटिफिक टेक्निक्स की नेक्स्ट टेक्निक्स को पढ़ेंगे। तो देखिए, टेलर ने थर्ड जो साइंटिफिक टेक्निक दी वो कौन सी है, उस पर अब ध्यान देंगे हम। आइए तो चलते हैं साइंटिफिक टेक्निक पर। तो साइंटिफिक टेक्निक नंबर 3, वर्क स्टडी। मिस्टर टेलर ने थर्ड साइंटिफिक टेक्निक दी, वर्क स्टडी। वर्क स्टडी में इन्होंने काफी स्टडी पर विचार किया, काफी स्टडी पर डिस्कशन किया है। वो कौन कौन सी स्टडी है वो हम देखेंगे। तो देखिए, वर्क स्टडी के अंदर पहली स्टडी थी इनकी फटीग स्टडी। कौन सी? फटीग स्टडी। सुनने में अच्छा लगता होगा आपको, फटीग स्टडी। फटीग स्टडी मींस जिसका सीधा संबंध रेस्ट से है। किसका? रेस्ट। इट मींस अगर वर्कर और लेबर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं तो ये ध्यान रहे कि उनको समय समय पर रेस्ट मिलना भी जरूरी है। अगर वर्कर को समय समय पर रेस्ट नहीं मिलेगा तो ऐसी सिचुएशन में वो बोदर्ड हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, टायर्ड हो जाएगा और वास्तव में जो आउटपुट निकलना चाहिए वो आउटपुट आपका नहीं निकल पाएगा। तो मिस्टर टेलर ने कहा कि आपकी जितने भी वर्कर या एम्प्लॉय या लेबर आपके ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं उनके लिए रेस्ट टाइम होना कंपलसरी है। और रेस्ट टाइम भी इन्होंने 3 प्रकार से बांटा कि रेस्ट टाइम तो हो, उसमें भी इन्होंने कुछ फाइंड आउट किया है। वो देखते हैं क्या फाइंड आउट किया है। तो रेस्ट टाइम में उन्होंने बोला फटीग स्टडी के अंदर कि रेस्ट टाइम को भी 3 भागों में आप देखेंगे। पहला होता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल। सेकेंड, द ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल। थर्ड इज द नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल। तीनों को 1 बाय 1 हम ध्यान से देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल। इट मींस प्रत्येक लेबर को जो आप रेस्ट दे रहे हैं वो कितनी कितनी देर बाद रेस्ट दे रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। इट मींस जैसे वो आपके यहाँ 12 घंटे काम करता है तो 12 घंटे में कम से कम 2 बार रेस्ट मिलना ही चाहिए। तो जो 2 बार रेस्ट मिल रहा है वो फ्रीक्वेंसी कितनी है, यानी कितने समय बाद पहला रेस्ट मिल रहा है और कितने समय बाद दूसरा रेस्ट मिल रहा है, ये है फ्रीक्वेंसी। इट मींस आपको मान लीजिए यहां पर एक रेस्ट मिला, रेस्ट नंबर 1, और यहां रेस्ट मिला, रेस्ट नंबर 2। आप 2 बार रेस्ट दे रहे हैं 12 घंटे के अंदर। तो वो रेस्ट कैसे कैसे दे रहे हैं, यानी कि यहां से यहां तक आपके 4 आवर्स होते हैं। 4 घंटे में आपने 1 टाइम रेस्ट दिया, 4 घंटे बाद फिर उसके 4 घंटे बाद आपने सेकेंड टाइम रेस्ट दिया। दिस इज द फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है, यानी कि हर 4-4 घंटे बाद उसको रेस्ट मिल रहा है। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल। ओके। सेकेंड इज द ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल। इट मींस जो आप रेस्ट दे रहे हैं वो रेस्ट कितने समय का दे रहे हैं, कितने टाइम का रेस्ट दे रहे हैं। जैसे आपने ये रेस्ट दिया, रेस्ट नंबर 1, ये आपने कितने टाइम का दिया। इट मींस 30 मिनट का रेस्ट है, 1 आवर का रेस्ट है, 20 मिनट्स का रेस्ट है, 10 मिनट्स का रेस्ट है। तो यहां पर आप उसकी ड्यूरेशन को काउंट करेंगे, यानी कि रेस्ट का टाइम कितना होगा। तो आपने कह दिया कि भाई हम 20 मिनट्स का रेस्ट देंगे। पहला रेस्ट भी 20 मिनट्स का और सेकंड रेस्ट भी 20 मिनट का। ओके। देखिए, ये डिपेंड करता है कैटेगरी के ऊपर, वो कैटेगरी में कौन सी में बिलोंग करता है। आपका लेबर ग्रेड है या एम्प्लॉय ग्रेड है। मान लीजिए किसी का लेबर वर्क का वर्क है तो उसे जो गैप मिलना चाहिए वो चाहे आप 2 बार दें, बट 1-1 घंटे का गैप मिलना चाहिए, 1-1 घंटे कम से कम रेस्ट होना चाहिए। लेकिन अगर कोई मेंटली वर्क कर रहा है तो मेंटली वर्क वाले को हर 1 घंटे बाद चाहे 5 मिनट का गैप दें, बट 5 मिनट का गैप मिलना चाहिए। तो ये रेस्ट इंटरवल के ड्यूरेशन है कि आप कितने कितने टाइम का रेस्ट उनको दे रहे हैं। थर्ड आता है द नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल्स। द नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल्स मींस कितने बार आपने उनको रेस्ट दिया। जैसे मैंने आपके जो ये इंडिकेट किया है इसमें 2 टाइम्स
आपको 2 बार रेस्ट दिया है, यानी 12 घंटे के अंदर 2 बार रेस्ट दिया गया है। तो तीनों पॉइंट आगे समझ में आगे होंगे, यानी कि नंबर ऑफ, उल्टा चलते हैं, थर्ड आता है नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल, इट मींस कितनी बार रेस्ट दिया है, यहाँ पर 2 बार रेस्ट दिया गया है। द ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल, कितनी देर का रेस्ट दिया गया है, तो 20 मिनट्स के रेस्ट है। एंड थर्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल, कितने समय बाद रेस्ट दिया गया है, तो 4 घंटे बाद रेस्ट दिया गया है। तो ये 3 भागों में यहाँ पे हमने बांटा, क्लियर हो गया होगा आपको। तो ध्यान रहे कि अकॉर्डिंग टू टेलर प्रत्येक लेबर को, प्रत्येक वर्कर को, प्रत्येक एम्प्लॉय को रेस्ट मिलना आवश्यक है। अगर रेस्ट उसको टाइम टू टाइम नहीं मिलेगा तो वो आपका आउटपुट नहीं निकाल पाएगा जो उसे आउटपुट निकालना चाहिए। तो इसलिए यहां पर फटीग स्टडी के अंदर रेस्ट इंटरवल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टडी देखेंगे मेथड स्टडी। वर्क स्टडी के अंदर ही सेकंड टेलर ने कहा है मेथड स्टडी। तो देखिए मेथड स्टडी क्या है, ये नाम से आपको पता पड़ रहा होगा मेथड, इट मींस किसी भी कार्य को करने के कई मेथड होते हैं, उनमें से जो मेथड आपको अच्छा लगे उस मेथड को आप यूज कर सकते हैं। इट मींस जिस मेथड में कॉस्ट कम आए और प्रोडक्शन अधिक हो। बात समझ में आई? जिसमें कॉस्ट कम आए और प्रोडक्शन अधिक हो, ऐसा मेथड आपको यूज करना है। जो बेस्ट मेथड हो ऑर्गेनाइजेशन के लिए उस मेथड को आपको यूज करना है। जितने रिसोर्सेस आपके पास हैं उन रिसोर्सेस को ध्यान में रखते हुए उस मेथड को आपको यूज करना है। ऐसा नहीं है मेथड आपके पास तो काफी हैं बट रिसोर्सेस बहुत कम हैं। कम रिसोर्स होने के बावजूद भी आपने एक ऐसे मेथड को चूज कर लिया जो कि बहुत हायर लेवल का मेथड था, जिसके लिए बहुत अधिक रिसोर्स चाहिए थी, तो वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। इसलिए यहां पर मिस्टर टेलर कहते हैं कि आप उस मेथड को चूज करें जिसके रिलेटेड आपके पास रिसोर्सेस अवेलेबल हो, जिसके रिलेटेड आपके पास लेबर अवेलेबल हो, जिसे आप आसानी से यूज कर सकें। तो उस मेथड को आप चुनें, ओके, जिसकी कॉस्ट कम हो, प्रोडक्शन अधिक हो, प्रॉफिट अधिक निकल के आए। ओके, तो यही मेथड स्टडी थी जिसमें हमें बेस्ट मेथड को चूज करना है। नेक्स्ट इज टाइम स्टडी। टाइम स्टडी भी कुछ नहीं है, टाइम स्टडी में सीधा सा है, यानी कि जो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं उस प्रोडक्शन में कितना टाइम लग रहा है, वो एक स्टैंडर्ड टाइम आपका सेट होना चाहिए कि इतनी यूनिट हम इतने समय में प्रोड्यूस कर सकते हैं, इतनी यूनिट को इतने समय में मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। वो एक स्टैंडर्ड टाइम आपका सेट होना चाहिए, क्योंकि उस स्टैंडर्ड टाइम से ही आप अपने लेबर, अपने वर्कर्स को इंसेंटिव दे सकते हैं और कम काम करने पर कुछ सैलरी उनकी काटी भी जा सकती है। तो इसलिए ऐसी कंडीशन में टाइम स्टडी पर भी विशेष ध्यान दिया गया है कि आपका प्रत्येक प्रोडक्शन के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज मोशन स्टडी। देखिए मोशन स्टडी का मतलब होता है जो वेस्टेज टाइम है उस टाइम को कम करना, यहां पर मोशन स्टडी बताया गया है। मोशन स्टडी का मतलब होता है, बोलते ना स्लो मोशन, आपने नाम सुना होगा स्लो मोशन। इट मीन्स बहुत धीरे धीरे काम को करना, स्लो मोशन में वो हो गया स्लो मोशन। तो वो स्लो मोशन यहां पर आपको मोशन स्टडी करनी है। इट मीन्स आपने मान लीजिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, लार्ज स्केल पर ऑर्गेनाइजेशन है, और जो वर्कर्स का, जो लेबर का रेस्ट रूम है, पता पड़ा वो रेस्ट रूम आपका 500 मीटर दूर है। जो वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस से 500 मीटर दूरी पर रेस्ट रूम है। तो जब भी रेस्ट इंटरवल होगा वो वर्कर अपने वर्क प्लेस से उठ करके रेस्ट रूम जाएगा 500 मीटर चल करके। तो इट मीन्स वो टाइम उसका वेस्ट हो रहा है, और जब वहां से आएगा वो टाइम उसका वेस्ट हो रहा है। तो ये जो टाइमिंग है बीच की, वो प्योर वेस्ट टाइम है। तो मिस्टर टेलर ने कहा कि इस वेस्टेज टाइम को आपको रोकना है, इस वेस्टेज टाइम को हटाना है, बिल्कुल रिमूव करना है, क्योंकि हम उस रेस्ट रूम को उठा करके वर्क प्लेस के पास ही ले आए ना, जिससे आसानी से वहीं की वहीं काम करें, वहीं की वहीं रेस्ट करके फिर दोबारा काम पर लग जाए लेबर। तो उससे उसको थकान भी नहीं होगी, आने जाने का जो टाइम है वो भी वेस्ट नहीं होगा। यही चीजें आपको कई ऑर्गेनाइजेशन में देखने को भी मिलती होंगी। पता पड़ा कि लेबर या वर्कर टॉयलेट के लिए जा रही है, और जो टॉयलेट है, जो वॉशरूम है, वो उस वर्क प्लेस से लगभग 200, 300, 300, 400 मीटर की दूरी पर है। तो 300, 400 मीटर की जो दूरी पर टॉयलेट है, वहां से वो चल करके जा रहा है, और 300, 400 मीटर दूरी पर जाके वो टॉयलेट, अपना वॉशरूम यूज करके वापस आ रहा है। तो इट मीन्स
जो उसका बीच का जो टाइमिंग है वो टाइमिंग एक वेस्ट टाइम है और वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिल्कुल ही यूजफुल नहीं है, बिल्कुल यूजलेस है और आपके प्रोडक्शन पर भी इसका पूरा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जो वो जा रहा है फिर वहां से आ रहा है, उस टाइमिंग को पूरा वेस्ट टाइम कहा जाता है और वो वेस्ट टाइम हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी खतरनाक होता है। तो इसलिए हमें इस प्रकार के जो वेस्टेज टाइम है उन सभी को समाप्त करना है। ये देखना है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे वेस्टेज पॉइंट कौन कौन से हैं, उनको रिमूव करके उनको सेटलमेंट यहाँ पर करना है। तो इसलिए मोशन स्टडी में आपको ये बताया गया है कि जितने भी वेस्टेज ऑफ टाइम होंगे उन सभी को रिमूव करना है। ओके, तो ये आपके वर्क स्टडी के अंदर 4 पॉइंट थे। 4 पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे, फटीग स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट एंड फोर्थ टेक्निक्स इज डिफरेंशियल पीच वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीच वेज सिस्टम, इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टेक्निक। देखिए, इसका मतलब है कि प्रत्येक लेबर, प्रत्येक एम्प्लॉय की जो वेजेस होगी वो अलग अलग होगी। अलग अलग का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि भेदभाव होगा उनकी सैलरी में, नो, बल्कि स्टैंडर्ड वाइज अलग अलग होगी। जिसका जैसा स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड पर उसको वैसी सैलरी दी जाएगी, वैसा वेजेस दिया जाएगा। एक डिपार्टमेंटल वाइज सैलरी होगी। जैसे मान लीजिए आप अगर लेबर ग्रेड की बात करें तो लेबर ग्रेड में आपने एक स्टैंडर्ड टाइम सेट कर दिया कि भाई स्टैंडर्ड टाइम हमारा ये है कि 8 आवर्स में, यानी कि 8 आवर्स के अंदर जो 100 यूनिट को प्रोडक्ट करेगा उसको कंप्लीट यानी 100% सैलरी दी जाएगी, जितनी भी सैलरी उसकी बनती है। लेकिन अगर 8 आवर्स में किसी ने 100 यूनिट को प्रोड्यूस नहीं किया, अगर उससे कम प्रोड्यूस कर रहा है, इट मींस 80 यूनिट या इससे कम प्रोड्यूस कर रहा है, तो आप कुछ परसेंट सैलरी या कुछ परसेंट वेजेस उसकी काट सकते हैं। इससे क्या होगा, लेबर ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही करेगी कि मैं अपने आज के टारगेट को कंप्लीट कर सकूं, 100 यूनिट कंप्लीट कर सकूं 8 घंटे के अंदर, तो वो वेस्टेज टाइम को स्वयं ही रिमूव करने की कोशिश करेगी। तो इसलिए यहां पर आपका जो वेज सिस्टम है वो डिफरेंट हो गया, क्योंकि 100 यूनिट वाले को आप 100% सैलरी दे रहे हैं और 100 यूनिट से कम जो काम कर रहे हैं उनको आप कुछ परसेंट सैलरी डिडक्ट करके दे सकते हैं। और मोटिवेट करने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि भाई जिसकी 120 यूनिट से अधिक अगर प्रोडक्शन होता है तो उसको हम इंसेंटिव भी देंगे, उसको हम इंसेंटिव भी देंगे। इट मीन 100% सैलरी तो उसको मिलेगी ही मिलेगी, साथ में उसने 120 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया है एक दिन के अंदर, तो इट मीन उसको कुछ एक्स्ट्रा सैलरी भी दी जाएगी। उससे क्या होगा, जो लेबर है वो मोटिवेट होंगे और ज्यादा से ज्यादा आपका प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इससे प्रोडक्शन लेवल भी इंप्रूव होगा और वर्कर्स और एम्प्लॉय भी हमारे मोटिवेटेड होंगे। ओके, तो इसलिए मिस्टर टेलर कहते हैं कि स्टैंडर्ड वाइज सैलरी सिस्टम आपका, वेजेस सिस्टम आपका डिफरेंशिएट होना चाहिए, जिससे आपका वर्क ज्यादा से ज्यादा और अच्छा निकल के आ सके। ओके, क्लियर हो गया होगा डिफरेंशिएट वेजेस सिस्टम। अब बात करते हैं हम मेंटल रेवोल्यूशन। इट इज द लास्ट साइंटिफिक टेक्निक ऑफ टेलर। तो देखिए, मेंटल रेवोल्यूशन आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। मेंटल रेवोल्यूशन मीन्स मानसिक परिवर्तन, और इसमें आपको मेंटल रेवोल्यूशन जो करना है वो रेवोल्यूशन कैसा करना है, वो ऐसा करना है, ऐसा माइंड को चेंज करना है वर्कर और एम्प्लॉय के को कि वो अपने सुपीरियर्स को एज अ फैमिली मेंबर मानकर वर्क करें। आप उनको ये मोटिवेट करें कि भाई सुपीरियर्स हैं, इनके सिर पर सींग नहीं है किसी प्रकार के, ये आपके बॉस हैं, यू आर राइट, बट ये आपके एज अ फैमिली मेंबर्स हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है आप इनके पास जाएं, इनसे कंसल्ट करें, ये आपको बताएंगे। सुपीरियर्स को ये समझाएं कि ये जो लेबर ग्रेड है, ये वर्कर हैं, जो एम्प्लॉय हैं, जो आपके लोअर लेवल के हैं, ये सभी भी ह्यूमन हैं। ऐसा नहीं है कि आप इनके बॉस बन गए तो आप इनके ऊपर किसी भी प्रकार का अत्याचार कर सकते हैं या ऑर्डर चला सकते हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि आपको केवल काम कराना है और यही लेबर ग्रेड ही, वर्कर ग्रेड ही हमारी जान होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि ऑर्गेनाइजेशन को उठाने में, उसे सक्सेस करने में पूरी हेल्पफुल होती है। तो इसलिए आप यहां पर मेंटल रिवोल्यूशन के अंदर ये चेंजिंग लेकर के आएंगे, प्रत्येक के मन को इस प्रकार परिवर्तित करेंगे कि वो सभी एक यूनिटी में वर्क करें, मिलकर के कार्य करें, किसी के अंदर भेदभाव की भावना नहीं आए, किसी के अंदर ज्यादा हाई लेवल यानी मैं बॉस हूं, मैं सुपर हूं, इस प्रकार की भावना नहीं आए, सभी एज अ फैमिली मेंबर की तरह काम करें। तो वास्तव में ही जो आउटपुट निकल के आएगा आपका,
वो आउटपुट आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल तक बहुत ही अच्छे से और बहुत ही टाइमली पहुंच पाएगा। तो यही मिस्टर टेलर का कहना था कि मेंटल रिवॉल्यूशन में आप अपने मानसिक परिवर्तन को चेंज करें, अपने सुपीरियर्स के मानसिक परिवर्तन को चेंज करें, अपने कोऑर्डिनेटर्स के मानसिक परिवर्तन को चेंज करें, जिससे वो आपस में मिलकर के एज अ फैमिली मेंबर की तरह काम कर सके। ओके, ट्रीटेड एज अ फैमिली मेंबर, क्योंकि वो भी सभी ह्यूमन बॉडी हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्सेस है। ओके, सो ये आपके साइंटिफिक टेक्निक्स कंप्लीट हो चुकी हैं मिस्टर टेलर की। आई होप समझ में आ गई होंगी। और इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 2 यहीं पर फिनिश हो जाता है। अब आप अच्छे से 14 प्रिंसिपल्स आपके मिस्टर फ्योल के थे और मिस्टर टेलर के 4 प्रिंसिपल्स थे और 5 टेक्निक्स हैं। इन सभी को आप अच्छे से रिवाइज करें, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है और आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए भी इंपोर्टेंट होती हैं। ओके, सो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।